हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक नया मेथड कैपिटल बजटिंग का, जिसका नाम है रेट ऑफ रिटर्न मेथड। पिछली वीडियोस में हमने पे बैक पीरियड मेथड सीखा था। इस वीडियो में हम रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट यानी रेट ऑफ रिटर्न मेथड देखेंगे, और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो इसका पहले हम थ्योरेटिकल कंसेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। पहले हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, पे बैक पीरियड में क्या होता था कि हम जो एनुअल कैश फ्लो लेते थे वो बिफोर डेप्रिसिएशन और टैक्स लेते थे। यहाँ पर हम देखेंगे आप कि ये मेथड जो है वो पूरे जो जितनी भी अर्निंग्स होंगी पूरे प्रोजेक्ट के लाइफ की, वो सब इसमें ली जाती हैं। कि अगर 5 वर्ष का प्रोजेक्ट है तो 5 वर्ष की इनकम या प्रॉफिट जो भी है वो हम लेंगे। इसका नाम अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी मेथड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम अकाउंटिंग कंसेप्ट को देखते हैं प्रॉफिट्स के। जो प्रॉफिट आता है आफ्टर डेप्रिसिएशन और आफ्टर टैक्स, वो प्रॉफिट हम यहाँ पर लेते हैं। एनुअल कैश फ्लो हम नहीं लेते हैं। कैश इनफ्लो में जो होता था उसमें डेप्रिसिएशन हम वापस ऐड कर लेते थे, लेकिन यहाँ पर हम प्रॉफिट लेते हैं। और प्रॉफिट कब आता है आप जानते ही हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो आप जानते हैं कि प्रॉफिट कब आता है, जब हम सारे एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, और फिर जब प्रॉफिट आता है उसमें टैक्स भी माइनस कर देते हैं। अपना इनकम टैक्स भी हमें देना होता है तो हम इनकम टैक्स भी माइनस कर देते हैं, तो वो अकाउंटिंग प्रॉफिट हमारा आ गया। इस मेथड को हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड भी कहते हैं, या अनएडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न मेथड भी कह देते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी कह देते हैं, या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी मेथड कह देते हैं। आप घबराएं ना कि कभी क्वेश्चन में आपके एग्जाम में आ जाए कोई मेथड का नाम, तो सबका मतलब एक ही है। यहाँ पर देखिए, समझने की बात है, क्योंकि हम रिटर्न निकाल रहे हैं। रिटर्न मतलब कि कितने प्रतिशत हमें इन्वेस्टमेंट पे हमें कितना रिटर्न मिलेगा, यानी कि कितना प्रॉफिट हमें मिलेगा। तो जिसमें अगर कई प्रोजेक्ट आपके पास ऑप्शंस में हैं, तो जिसमें रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा मिलेगा वो उस प्रपोजल को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। कभी कभी मैनेजमेंट, जो कंपनी का मैनेजमेंट होता है, वो एक रेट फिक्स कर देता है कि भाई हमें कम से कम 15% वाला प्रोजेक्ट ही लेंगे जिसमें 15% हमें रिटर्न मिलेगा, यानी प्रॉफिट होगा इन्वेस्टमेंट पर। तो अगर इस तरह का फिक्स कर दिया है तो अगर 15% से ज्यादा प्रपोजल का जो प्रोजेक्ट में जो परसेंटेज आएगा वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। यानी कि हमने 15% सोचा है, अगर कोई प्रोजेक्ट हमें 15% से ज्यादा रिटर्न देगा, किसी का 16% हो या 17% हो, तो हम उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर देंगे, वरना नहीं करेंगे। जो रेट ऑफ रिटर्न मेथड है वो हम यहाँ पे दो मेथड्स की हेल्प से निकालेंगे, दो फॉर्मूलों की हेल्प से निकालेंगे। जो हम आगे भी न्यूमेरिकल करेंगे वो इन दो मेथड्स पे करेंगे। एक है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन टोटल इन्वेस्टमेंट, और एक है एवरेज रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट। यानी कि समझने की बात है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है और एक निकालना है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। यानी कि रेट ऑफ रिटर्न तो निकालना है, लेकिन एक में निकालना है, हम देख सकते हैं आप, ये टोटल इन्वेस्टमेंट पर, और एक निकालेंगे हम एवरेज इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर। तो ये दो मेथड हम सीखेंगे और दोनों के फॉर्मूले अलग अलग हैं, तो वो हम आगे देखते हैं। पहला मेथड है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन टोटल इन्वेस्टमेंट, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हम प्रॉफिट निकालेंगे, अगर 5 वर्षों का प्रॉफिट दे रखा है तो हम 5 वर्षों के प्रॉफिट को जोड़ लेंगे और उसे 5 से डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। लेकिन ये प्रॉफिट जो है वो डेप्रिसिएशन और टैक्स घटने के बाद होना चाहिए, यानी कि टैक्स भी दे दिया है, डेप्रिसिएशन खर्चा भी हमने माइनस कर दिया है, वो जो प्रॉफिट बचा है उस प्रॉफिट को हम जितने भी वर्ष होंगे उनसे भाग कर देंगे सारे प्रॉफिट्स को, तो एवरेज प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें कैसे निकालना है कि जो एवरेज एनुअल इनकम या एवरेज प्रॉफिट आ गया उसे हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर देंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट से भाग कर देंगे। जो हमने इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितने का भी प्रोजेक्ट है, 1 लाख का, 5 लाख का, उससे भाग कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। और ये किस में आएगा? परसेंटेज, प्रतिशत में आएगा, कि हम 10% आ रहा है कि 15% आ रहा है। तो इस मेथड के द्वारा हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करेंगे। अगला मेथड है हमारा एवरेज रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं, एवरेज इन्वेस्टमेंट लेते हैं। तो यहाँ पर समझने की बात है कि प्रॉफिट तो वैसे ही लेंगे, एवरेज प्रॉफिट लेंगे आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, लेकिन इसको डिवाइड करेंगे हम एवरेज इन्वेस्टमेंट से। पिछले वाले फॉर्मूले में हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट लिखते हैं जो पूरा इन्वेस्टमेंट करा है, लेकिन यहाँ पर हम लेंगे एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट लेते हैं क्यों? क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट होता है वो
प्रतिवर्ष फिक्स तो रहता नहीं है, कभी घटता होता है, कभी डेप्रिसिएशन की वजह से हमारे इन्वेस्टमेंट्स कम भी हो सकते हैं। कहीं इन्वेस्टमेंट हमने करा तो डेप्रिसिएशन लग गया, वैल्यू कम हो गई, तो इन्वेस्टमेंट कम ज्यादा होता रहता है। इसलिए हम एवरेज इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करेंगे प्रॉफिट को और तब वो रिटर्न निकल कर आ जाएगा। इसलिए इस फॉर्मूले को हम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। एवरेज वर्ड यूज करा गया है क्योंकि हम यहाँ पे एवरेज इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं। इसके भी फॉर्मूले देख लेते हैं हम। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालेंगे? एवरेज एनुअल इनकम लेंगे आफ्टर डेप्रिसिएशन और टैक्स और डिवाइड किससे करेंगे? एवरेज इन्वेस्टमेंट से, गुणा 100 कर देंगे, प्रतिशत में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन कभी कभी क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो हमें एनुअल डेप्रिसिएशन यानी डेप्रिसिएशन प्रति वर्ष हमें निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे? ये स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, आपने पढ़े होंगे कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होता है, फिक्स्ड मेथड होता है, तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड है हमारा। फॉर्मूला क्या है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट में से स्क्रैप माइनस कर देंगे। जो स्क्रैप होती है जब लाइफ खत्म हो जाती है प्रोजेक्ट की, तो वो कितने में बिकेगा, वो स्क्रैप वैल्यू होती है, उसको माइनस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट की, कितनी उसकी प्रोजेक्ट की या मशीन की लाइफ है, उससे डिवाइड कर देंगे, तो ये एनुअल डेप्रिसिएशन निकल कर आ जाएगा। फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। फिर है एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालना होगा, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट में स्क्रैप वैल्यू ऐड कर देते हैं और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, आधा यानी एवरेज निकल कर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले के बेसिस पर हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए इस रेट ऑफ रिटर्न मेथड से क्या फायदा हो रहा है, क्या फायदा होता है इसका? देखिए सिंप्लिसिटी है, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूले हैं, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, सभी आप लोग सब आराम से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कंसीडर द एंटायर इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। यहाँ पर जितने भी वर्ष का प्रोजेक्ट है उनके सारे प्रॉफिट्स हम देखेंगे। 10 वर्ष का प्रोजेक्ट है तो 10 वर्षों का प्रॉफिट हम लेंगे और उसे सारे 10 वर्षों के प्रॉफिट को जोड़ लेंगे और 10 से भाग कर देंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, यानी कि पूरे प्रोजेक्ट की लाइफ के अर्निंग्स को देखा जाता है। तीसरा है बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग प्रॉफिट कंसेप्ट। ये अकाउंटिंग प्रॉफिट क्योंकि हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रॉफिट तभी निकलता है जब सारे एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन है, टैक्स वगैरह हम सब दे देते हैं, तो वो अकाउंटिंग प्रॉफिट माना जाता है। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट के बेस पर ये मेथड बनाया गया है। इसके कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, डीमेरिट्स? पहला है इग्नोर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी को नहीं देखते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी प्रॉफिट को नहीं देखते हैं। कि अगर हमारा 10 वर्षों का प्रोजेक्ट है तो पहले वर्ष 5,000 मिले और 10वें वर्ष में हमें 20,000 मिल रहे हैं, लेकिन वो 10 वर्ष बाद वो 20,000 की वैल्यू नहीं होगी। महंगाई के इन्फ्लेशन के हिसाब से वो 20,000 हो सकता है 5,000 ही रह जाए या 10,000 ही रह जाए। तो यहाँ पे टाइम को नहीं कंसिडर किया जाता है कि टाइम के हिसाब से वैल्यू मनी की कम होती रहती है, तो वो ये ध्यान में यहाँ पे नहीं दिया गया है। दूसरा इग्नोर्स द कैश फ्लोज। यहाँ पे हम कैश फ्लो को नहीं देखते हैं कि कितना कैश आ रहा है, हम कैश तो देख रहे हैं लेकिन उसमें डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे जबकि पे बैक पीरियड में हम कैश फ्लो देखते थे, उसमें डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पर हम कैश फ्लो नहीं देखते हैं। थर्ड पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ अ रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न इज डिफिकल्ट। जैसे मैंने शुरू में बताया कि कंपनी का मैनेजमेंट सोच लेता है कि हम वही प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे जिसकी लगभग मान लीजिए 15% हमें रिटर्न मिलेगा। तो 15% आपने कैसे डिसाइड कर लिया, क्या कारण हो सकते हैं 15% डिसाइड करने के निर्णय लिया आपने कि 15% ही रिटर्न होना चाहिए? तो 15% ये सोचना भी बहुत कंपनी मैनेजमेंट बहुत दिमाग लगाकर सोचती है, पूरी एनालिसिस करती है, तो वो एनालिसिस बहुत टफ होती है, इतनी आसान नहीं होती है, तो वो बहुत डिफिकल्ट काम होता है कि हमें कौन सा रेट ऑफ रिटर्न फिक्स करना है। तो ये थोड़ी सी कमियां हैं, परेशानी आ जाती हैं रेट ऑफ रिटर्न मेथड में, लेकिन फिर भी ये काफी अच्छा मेथड माना जाता है। तो अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देख लेते हैं इसके, जिससे कि कंसेप्ट आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं जिससे कि ये कंसेप्ट हमें और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप क्वेश्चन में देखेंगे कि 2 प्रोजेक्ट्स दे रखे हैं, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी। ये क्वेश्चन इंग्लिश में है लेकिन हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी इसको आराम से समझ सकते हैं, तो इसलिए मैं हिंदी में ही अपना कन्वर्सेशन कर रहा हूँ। इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर आप देखेंगे तो 4 लाख है पहले प्रोजेक्ट में, दूसरे में 10 लाख है, यानी कि उनका 4 लाख का इन्वेस्टमेंट है, प्रोजेक्ट बी में 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है। इनकी इकोनॉमिक लाइफ प्रोजेक्ट ए 8 वर्ष चलेगा, प्रोजेक्ट बी 10 वर्ष चलेगा। एनुअल ऑपरेटिंग सेविंग्स जो है यहाँ पे 80,000 है, प्रति वर्ष 80,000 रुपये मिलेंगे और प्रोजेक्ट बी में 1.5 लाख रुपए मिलेगा।
अब हमने जो दो फॉर्मूले देखे हैं उसके हिसाब से आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से हम देखते हैं कि कौन सा प्रपोजल बढ़िया माना जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर हम निकाल लेते हैं। पहले हम प्रोजेक्ट ए की बात करेंगे। प्रोजेक्ट ए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, फॉर्मूला आपको पता ही है। यहां पर हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, ये एनुअल ऑपरेटिंग सेविंग्स आपको दी हुई हैं, इसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे और डिवाइड कर देंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100, परसेंटेज में आंसर आएगा। तो अब हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। एनुअल ऑपरेटिंग सेविंग्स हमें दी हुई हैं, डेप्रिसिएशन नहीं दिया गया है, डेप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन को आप कॉपी कर लीजिएगा क्योंकि हम आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाएंगे तो फिर क्वेश्चन हट जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। तो सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर देते हैं। डेप्रिसिएशन पर एनम, प्रति वर्ष निकालना है। तो देखिए लाइफ कॉस्ट ऑफ द मशीन कितनी है, पहले प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं 4 लाख, और ये चलेगा कितने वर्ष, फॉर्मूला हमने लिखा था, इन्वेस्टमेंट कितना है डिवाइड बाय लाइफ इन ईयर्स, 8 ईयर्स। तो ये 50,000 रुपए प्रति वर्ष हमारा डेप्रिसिएशन निकल कर आ गया। अब हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो भी फॉर्मूला लिखा था उसे देख लेते हैं। एनुअल ऑपरेटिंग सेविंग्स है हमारी 80,000, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया 50,000 अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है हमारा 4 लाख और इनटू 100। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 30,000 आ जाएगा अपॉन 4 लाख इनटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 7.5% निकल कर आएगा। ये आया हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट ए का। क्वेश्चन में क्योंकि ARR एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी कहा गया है तो हम पहले प्रोजेक्ट ए का ARR भी निकाल लेते हैं। ARR का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, फॉर्मूला लगभग सेम है, फिर वही करेंगे। एनुअल ऑपरेटिंग सेविंग्स माइनस डेप्रिसिएशन तो है ही, लेकिन डिवाइड होता है ये एवरेज इन्वेस्टमेंट से, ये समझने की बात है। एवरेज इन्वेस्टमेंट और इनटू 100 हो जाएगा। पहले वाले में इनिशियल इन्वेस्टमेंट था, टोटल इन्वेस्टमेंट लेते थे, यहां पर हम एवरेज इन्वेस्टमेंट लेंगे। तो पहले हम एवरेज इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं और एवरेज इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं। एवरेज इन्वेस्टमेंट का भी आप फॉर्मूला जानते ही हैं। जो इन्वेस्टमेंट है हमारा, स्क्रैप जोड़ते हैं लेकिन यहाँ पे स्क्रैप नहीं है तो और आधा कर देंगे डिवाइड बाय 2। तो हमारा इन्वेस्टमेंट 4 लाख का है, डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए तो आ जाएगा 2 लाख। ये एवरेज इन्वेस्टमेंट आ गया। अब हम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकाल लेते हैं। फॉर्मूला भी हमने लिखा, एनुअल ऑपरेटिंग सेविंग्स है 80,000, इसमें से डेप्रिसिएशन पता ही था आपको 550,000 आया था, अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट लिखेंगे 2 लाख इनटू 100। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, 30,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख इनटू 100, तो यह आ जाएगा आपका 15%। ये हमारा आ गया एवरेज रेट ऑफ रिटर्न 15%। प्रोजेक्ट ए की हमने अभी बात करी है। अब हम प्रोजेक्ट बी की तरफ चलते हैं। प्रोजेक्ट बी में हेडिंग डाल लेते हैं प्रोजेक्ट
बी बिल्कुल सेम है, जैसे ए करा है बिल्कुल बी भी वैसे ही करेंगे। पहले रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं, फॉर्मूला आप समझ ही गए हैं, एनुअल ऑपरेटिंग सेविंग्स। क्वेश्चन प्रोजेक्ट बी में देखेंगे आप तो 1,50,000 हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम, मतलब एनुअल ऑपरेटिंग सेविंग्स है ये। 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष हमें आय होगी, पैसा आएगा। इसमें डेप माइनस करेंगे, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन अभी हमने निकाला था, कैसे निकालते हैं डेप्रीशिएशन? देखिए प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 10 लाख और लाइफ इन ईयर्स है 10 वर्ष चलेगा, तो यानी कि प्रति वर्ष 1 लाख रुपए का वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हम डेप्रीशिएशन लिख देते हैं 1 लाख अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 10 लाख का है इनटू 100। तो इसको सॉल्व करेंगे 50,000 अपॉन 10 लाख इनटू 100। तो ये आपका 5 निकल कर आएगा, 5% में आंसर आएगा। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया 5%। ऐसे ही एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी हम हाथ के हाथ ही निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर बिल्कुल सेम रहेगा, ऊपर का वैल्यू न्यूमरेटर सेम रहता है, 1,50,000 माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हम लेते हैं एवरेज इन्वेस्टमेंट। समझ लें आप, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकाल रहे हैं तो एवरेज इन्वेस्टमेंट लेंगे। एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं अभी आपको बताया था। एवरेज इन्वेस्टमेंट हम कैसे निकालेंगे, जो इन्वेस्टमेंट हमें दे रखा है उसका आधा कर देते हैं डिवाइड बाई 2, तो ये 5 लाख आया। ये हमने क्या निकाल लिया, एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 लाख इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे 50,000 डिवाइडेड बाई 5 लाख इंटू 100, तो आ जाएगा 10%। ये वैल्यू आ गई है हमारी एवरेज रेट ऑफ रिटर्न 10%। अगर आप देखेंगे कि प्रोजेक्ट ए में जो था वहां पे रिटर्न मिला था 7.5% और 15%। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था 7.5%, ARR निकला था 15%। तो यानी कि फाइनल आंसर क्या हुआ, कौन सा प्रोजेक्ट बढ़िया हुआ, प्रोजेक्ट ए इज बेटर। ये अच्छा माना जाएगा। क्यों, ये लिखना पड़ता है एग्जाम में क्वेश्चन के आंसर तब करते वक्त, बिकॉज ROI एंड ARR बोथ ऑफ दिस प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट, एक ही बात हो रही है, आर मोर देन डेट ऑफ प्रोजेक्ट बी। क्या समझे कि प्रोजेक्ट ए अच्छा है, क्यों, क्योंकि उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न दोनों ही इस प्रोजेक्ट के अच्छे हैं प्रोजेक्ट बी के कंपैरिजन अगर हम उससे करते हैं। तो प्रोजेक्ट बी से अगर आप कंपेयर करेंगे तो प्रोजेक्ट ए का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और ARR दोनों बढ़िया हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये थोड़ा और एडवांस क्वेश्चन हो गया है। इसमें देखेंगे आप, यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट बताए गए हैं। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न से हमें कैलकुलेट करना है क्वेश्चन। 2 मशीन है ए एंड बी, मशीन ए की डिटेल दे रखी है, मशीन बी की डिटेल दे रखी है। आप देखेंगे यहाँ पर कॉस्ट भी दे रखी है दोनों मशीनों की, 56,125 रुपए है दोनों मशीनों की कॉस्ट। ये नई चीज आई है, देखिए एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन नेट वर्किंग कैपिटल। जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है डे टू डे बिजनेस करने के लिए, हमें कार्यशील पूंजी चाहिए होती है, तो यहाँ पे 5,000 है, ये 6,000 है। लाइफ जो है मशीन की वो 5 वर्ष है दोनों में, मशीन ए भी और मशीन बी भी दोनों 5 वर्ष तक सही चलेंगी। उसके बाद वो बिक जाएंगी। सैलवेज वैल्यू 3,000 रुपए में मशीन ए और 3,000 रुपए में मशीन बी। जो इनकम टैक्स का रेट है वो 55% है दोनों में। यहाँ पर देखिए अलग क्या है, अलग देखिए आप, एनुअल एस्टिमेटेड इनकम, जो इनकम होगी प्रति वर्ष आफ्टर डेप्रिसिएशन और टैक्स कटने के बाद, वो 5 वर्ष तक की दे रखी है और उनका टोटल भी हमें बता रखा है। टोटल भी देखिए दोनों बराबर हैं, बस अमाउंट दोनों का अलग अलग है। पहली मशीन में हर वर्ष
पैसे बढ़ते जाएंगे, दूसरे वर्ष में पहले मशीन बी में सबसे ज्यादा मिलेंगे, फिर उससे कम होते चले जाएंगे, लेकिन टोटल जो है वो दोनों में बराबर ही मिलेगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन ये लगा चुके हैं जो स्ट्रेट लाइन मेथड से लगता है। अब हम क्वेश्चन को पहले आप कॉपी कर लीजिए रजिस्टर में, क्योंकि मैं अब स्लाइड बदल दूंगा तो स्लाइड बदल जाएगी तो क्वेश्चन हट जाएगा। अब हम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकाल लेते हैं। तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमें एवरेज इनकम चाहिए, एवरेज, फिर बाद में क्वेश्चन देखेंगे, पहले जो आइटम्स चाहिए वो लिख लेते हैं। एवरेज इनकम चाहिए हमें। एवरेज इनकम कैसे निकालेंगे? आप टोटल इनकम देख लीजिए इनकी कितनी है, दोनों प्रोजेक्ट्स की टोटल इनकम देखेंगे मशीनों की, और डिवाइड कर देंगे लाइफ, नंबर ऑफ ईयर्स कितनी है उसकी, नंबर ऑफ ईयर्स। तो पहले हम मशीन ए की बात कर लेते हैं। इसमें टोटल इनकम इनकी है 36,875 और ये 5 वर्ष चलेंगे। तो ये निकल कर आएगा आपका 7375। मशीन बी की बात करते हैं, तो यहां पर भी ये 36,875 है, डिवाइडेड बाई 5, 7375 रुपए निकल कर आ गया। ये तो एवरेज इनकम निकल कर आ गई। अब हमें देखना है एवरेज इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। ये आप कॉपी कर लीजिए पहले, क्योंकि आगे हम नेक्स्ट स्लाइड पर जा रहे हैं। एवरेज इन्वेस्टमेंट भी देखना है दोनों मशीन्स का। एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला देख लीजिए, क्या लिखवाया मैंने आपको। जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 56,125, एवरेज इनिशियल इन्वेस्टमेंट देखेंगे। अगर सेल्वेज वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू है, वो भी लिखेंगे सेल्वेज वैल्यू, और इसको डिवाइड करेंगे हम 2 से। लेकिन यहां पर साथ में एडिशनल, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, साथ में एडिशनल वर्किंग कैपिटल भी चाहिए इनको, तो वो हम ऐड कर लेंगे यहां पर अलग से, एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन नेट वर्किंग कैपिटल, वो हमें लिखना पड़ेगा, ऐड कर लेंगे, क्योंकि नई अलग से पैसे भी चाहिए इन्हें कार्यशील पूंजी के लिए। तो अब हम मशीन ए की बात कर लेते हैं। पहले ए का देखेंगे यार आप, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है 56,125, इनकी स्क्रैप वैल्यू है, सेल्वेज वैल्यू है 3,000 रुपए, डिवाइडेड बाई 2, प्लस इन्वेस्टमेंट यहां पर एडिशनल है इनका 5,000। तो इनको आप सॉल्व कर लेंगे। 56,000 में 3,000 जोड़ लीजिए, 59,125 हो गया, उसको 2 से भाग कर लीजिए। 59,125 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5,000, इसको 2 को पहले आप इस 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 29,562.50 प्लस 5,000, तो ये हो गया आपका 34,562.50। ये हमारी क्या आ गया, एवरेज इन्वेस्टमेंट आ गया मशीन ए का। अब ऐसे ही मशीन बी का निकाल लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाते हैं। मशीन बी की कैलकुलेट कर लेते हैं। मशीन बी में आप देखेंगे तो कॉस्ट कितनी है, 56,125 ही है, प्लस सेल्वेज वैल्यू 3,000 ही है, डिवाइड बाई 2, प्लस यहाँ पे वो एडिशनल वर्किंग कैपिटल 6,000 है, तो यहां पर भी वही रहेगा 59,125 डिवाइड बाई 2 प्लस 6,000, तो ये हो गया आपका 29,562.50 प्लस 3,000, नहीं 6,000, तो ये हो गया 35,562
0.50। ये हमारा आ गया एवरेज इन्वेस्टमेंट मशीन बी का। अब हमारा सब चीजें आ गई हैं, अब हम अपना एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकाल लेते हैं। ARR फॉर्मूला आप जानते ही हैं एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का। एवरेज इनकम देखेंगे, क्योंकि जो इनकम लेंगे वो कई वर्षों की है तो एवरेज इनकम ले लेते हैं। ये आपको बता ही रखा है, आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन लेते हैं हम, आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, और इसको डिवाइड कर देते हैं हम किससे, एवरेज इन्वेस्टमेंट से। परसेंटेज में आंसर चाहिए होता है तो इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम पहले मशीन ए का देख लेते हैं। तो मशीन ए में वैल्यू एवरेज इनकम अभी हमने निकाली है 7375, एवरेज इन्वेस्टमेंट निकाला है 34562.50 इंटू 100, तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी लगभग 21.34%। ऐसे ही मशीन बी का देख लेते हैं, फॉर्मूले बस याद होने चाहिए आपको। यहाँ पे 7375 सेम है, लेकिन एवरेज इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है थोड़ा, 35562.50 है इंटू 100। तो यहाँ पर वैल्यू, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गया, इनकम उतनी ही है 7375, तो रिटर्न आपका कम हो जाएगा 20.74%। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कौन सी मशीन बढ़िया हुई, मशीन ए ज़्यादा अच्छी मानी जाएगी। लेकिन हमसे तो केवल एवरेज रेट ऑफ रिटर्न पूछा है, तो हमने दोनों का कैलकुलेट कर लिया है। एक का आया 21.34, एक का आया 20.74। तो यानी कि अगर कंपेयर करने को कहते तो मशीन ए को हम प्रेफर करते, मशीन ए को खरीदते, क्योंकि उसका रिटर्न ज़्यादा है। लेकिन हम यहाँ पे क्वेश्चन में केवल रिटर्न पूछा है, तो हमने दोनों का रिटर्न यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी XYZ है और ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहती है। और जब ये 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करेगी तो डेप्रीशिएशन घटाने के बाद 5 ईयर का जो प्रॉफिट दे रखा है वो दे रखा है 75,000, 75,000, 60,000, 45,000 और 7,500। और इस प्रोजेक्ट को के लिए पैसा जो 3 लाख रुपए चाहिए, उसके लिए कंपनी 10% के हिसाब से डिवेंचर इशू करेगी, यानी कि 10% उन्हें ब्याज देना पड़ेगा अगर ऋण पत्र वो इशू करते हैं तो। डिवेंचर्स का मतलब ऋण पत्र कहा करते हैं उनको। ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स द कंपनीज प्रॉफिट हैव बीन ऑफ द ऑर्डर ऑफ 22% ऑन द शेयर होल्डर्स इक्विटी। जो रिटर्न इन्हें प्रॉफिट मिलता है वो 22% मिलता है इक्विटी के हिसाब से, शेयर होल्डर की इक्विटी के कंपेरिजन में 22% इनको प्रॉफिट होता है कंपनी को। अब आपको मैनेजमेंट को कहा गया है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट फॉर मैनेजमेंट इंडिकेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रपोजल। टैक्सेशन को यहाँ पर कहा गया इग्नोर कर दीजिए। तो हमसे पूछा गया है कि मैनेजमेंट को रिपोर्ट दीजिए कि भाई ये प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है या नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पहले आप कॉपी कर लीजिए। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पर जा रहा हूं, जिससे कि हम फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें पहले प्रॉफिट्स, एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो टोटल प्रॉफिट देख लीजिए आपका कितना आ रहा है, टोटल प्रॉफिट्स देख लीजिए कितने आ रहे हैं। तो आपने देख ही लिया 75,000 है, फिर सेकेंड ईयर में भी 75,000, थर्ड ईयर में 60,000, चौथे वर्ष में 45,000 और फिर 7,500। इनको सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2,62,500। ये हमारा टोटल प्रॉफिट आ गया। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2,62,500 जो प्रॉफिट है वो कितने वर्षों का है, 5 वर्षों का है, तो 5 से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो प्रति वर्ष का एवरेज आ जाएगा 52,500। ये हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल कर आ गया। अब हमारा एवरेज इन्वेस्टमेंट आपका कितना है, जो हमारा ना इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है हमारा वो है 3 लाख रुपए। ठीक है, तो इनिशियल
इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारा है ₹3 लाख। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एवरेज इनकम, हम एवरेज इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं। फॉर्मूला आपको बता रखा है, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 3 लाख डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, तो 1,50,000 रुपये आ गया हमारा एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब हम ARR, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आया था? 52,500। एवरेज इन्वेस्टमेंट है 1.5 लाख रुपए, उससे डिवाइड कर दीजिए और इनटू 100, तो लगभग ये 35% पूरा आ गया। 35% रिटर्न हमें मिलेगा, ये समझने की बात है। अब 35% मिलेगा। तो अब हमारी एनालिसिस क्या रहेगी? मैनेजमेंट को जो हमें जवाब देना है, रिपोर्ट देनी है, क्या लिखेंगे कि जो हमारा ARR जो आ रहा है वो ग्रेटर देन है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। जो डिबेंचर्स हम इशू कर रहे हैं, ऋण पत्र इशू कर रहे हैं, उसका रिटर्न है 10% और हमारा रिटर्न है 35%, और ये 10% से ज़्यादा है। तो इसलिए कंपनी को ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो डिबेंचर कटने के बाद भी जो शेयर होल्डर्स को जो प्रॉफिट मिलेगा वो कितना मिल जाएगा? सोचिए आप, क्वेश्चन में पहले कह रहे थे कि 22% इनको पहले प्रॉफिट मिलता था। शेयर होल्डर्स के जो अंशधारी हैं उनको 22% उनको प्रॉफिट रहता था। अगर हम 35%, देखिए 35% हमें रिटर्न मिल रहा है और 10% हम ये ऋण पत्र के भी दे दें तो भी हमारे पास 25% बच गया। पहले मिलते थे कितने? इनको 22% मिलता था, अब मिल रहा है 25%। तो इसलिए इस प्रपोजल शुड बी एक्सेप्टेड। ये सब लिखना पड़ेगा जो मैं बोल रहा हूं। प्रपोजल शुड बी एक्सेप्टेड। समझ गए? इसको दोबारा वीडियो को रिवाइंड कर दीजिएगा, सुन लीजिएगा। जो मैंने पूरा बोला है इस स्लाइड का वो सब आपको वहां पर लिखना पड़ेगा कि 35% रिटर्न ज़्यादा है, 10% हम ब्याज देंगे ऋण पत्रों पे तो भी हमें फायदा हो रहा है। कितना फायदा हो रहा है? 25% का फायदा हो रहा है। 35 में से अगर 10% हमने दे भी दिया तो 25% का फायदा हो गया। शेयर होल्डर्स को जो प्रॉफिट होता था लगभग वो 22% होता था। क्वेश्चन में 22% दिया गया है, लेकिन अब हमें 25% का फायदा हो रहा है। तो इसलिए इस प्रपोजल को हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। यहां पर देखेंगे आप, डी लिमिटेड इज कंटेम्पलेटिंग एन इन्वेस्टमेंट। 9 लाख रुपए का वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं नए प्लांट में, और लास्ट में जब वैल्यू बचेगी 20,000 रुपये बचेगी एट द एंड ऑफ इट्स इकोनॉमिक लाइफ ऑफ 5 ईयर्स। 5 वर्ष का ये प्रोजेक्ट है, 5 वर्ष ये प्लांट चलेगा, उसके बाद ये 20,000 रुपये में बिक जाएगा सैल्वेज वैल्यू। प्रॉफिट जो है वो आफ्टर डेप्रिसिएशन और टैक्स हमें दिए गए हैं। 5 वर्ष का प्रॉफिट आप देख सकते हैं दिए हुए हैं, 50,000, 75,000, 1,25,000, 1,30,000 और 80,000। अब अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न हमें पूछा है, तो अब हम यहाँ पे जब हमें क्लियर ना हो कि हमें निकालना क्या है तो हम दोनों मेथड से निकाल लेते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न से। तो दोनों मेथड से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए। तो सबसे पहले हम देखिए इनका टोटल प्रॉफिट देख लेते हैं कितना है, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो टोटल प्रॉफिट्स अगर आप देखेंगे तो 50,000 है आपके पास, प्लस 75,000, प्लस 1,25,000, प्लस 1,30,000 और प्लस 80,000। इसको आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4,60,000 रुपए। ये टोटल प्रॉफिट्स आ गया। हम एवरेज प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट्स कैसे निकालेंगे?
4,60,000 जो है ये कितने वर्षों का है? 5 वर्षों का, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 92,000 रुपीज आ जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें दोनों मेथड से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न से हम निकाल लेते हैं। पहले हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से निकाल लेते हैं। फॉर्मूला आप जानते ही हैं, एवरेज प्रॉफिट, जो एवरेज प्रॉफिट हमें अभी कैलकुलेट करा है, डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट और इनटू 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट आप देखेंगे अभी हमने 92,000 रुपीज निकाला है, डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट आप क्वेश्चन में देखेंगे 9 लाख रुपीज है, और इनटू 100 कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 10.22%। 10.22% आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ गया। अब हमें कैलकुलेट करना है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए हमें एवरेज इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। पहले एवरेज इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं। इसका फॉर्मूला आप जानते ही हैं, 9 लाख रुपए जो इन्वेस्टमेंट है प्लस सैलवेज वैल्यू 20,000 रुपए दे रखी है, और डिवाइडेड बाई कर देंगे हम 2 से, तो ये हो गया 9,20,000 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, 4,60,000 रुपीज आ गया एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब हम ARR निकाल लेते हैं। ARR का फॉर्मूला पता ही है आपको, एवरेज इन प्रॉफिट्स हमारे हुए थे अभी 92,000 अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट 4,60,000 इंटू 100। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 20%। हमसे केवल इतना ही पूछा है कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करिए, तो हमने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर भी निकाल लिया और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पर भी निकाल लिया। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें देखेंगे आप कि कॉस्ट प्रोजेक्ट की है आपकी 50,000 रुपए और स्क्रैप वैल्यू है 10,000, क्योंकि कहा गया है कि 5 वर्ष का डिटेल्स दे रखी हैं, तो 5 वर्ष बाद जब ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो ये 10,000 रुपए में बिक जाएगा। इनकम देखिए यहाँ पर समझने की बात है, अभी तक ऐसा क्वेश्चन में नहीं आया था। यह इनकम जो है वो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स है, यानी कि अभी डेप्रिसिएशन और टैक्स नहीं लगा है, तो और इनकम हमें दे रखी है, तो अगर इसमें डेप्रिसिएशन टैक्स वगैरह लग जाएगा तो ये कम हो जाएंगी। 50% टैक्स रेट बताया गया है और डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड पर बेसिस पर है, यानी कि प्रतिवर्ष सेम रहेगा, और अकाउंटिंग रेट हमें निकालना है, तो हम ROI और ARR दोनों कैलकुलेट कर लेंगे। तो समझने की बात है, पहले क्वेश्चन को आप कॉपी कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे डेप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं पहले हम। तो डेप्रिसिएशन आप देखेंगे प्रति वर्ष पर एनम हमें कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट होता है, इसमें स्क्रैप वैल्यू हम माइनस कर लेते हैं और डिवाइडेड बाय लाइफ इन ईयर्स। ठीक है, तो कॉस्ट 50,000 है प्रोजेक्ट की, स्क्रैप वैल्यू 10,000, लाइफ इन ईयर्स 5, तो कितना आ गया ये 40,000 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो गया 8,000 रुपीज। ये हमारा डेप्रिसिएशन आ गया। अब हम डेप्रिसिएशन और टैक्स के बाद प्रॉफिट कितना होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहां पर आप देखेंगे, पहले हम फर्स्ट ईयर की बात करते हैं, ईयर 1। ईयर 1 में आप देखेंगे तो इनकी इनकम दे रखी है फॉर द फर्स्ट 5 ईयर्स, पहले वर्ष की है 10,000 रुपए। समझ लीजिएगा क्वेश्चन को, 10,000 रुपए है। इसमें से मैंने आपको बताया डेप्रिसिएशन माइनस नहीं था, तो हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, तो ये कितना आ गया 2,000।
अब इस 2000 में हम 50% टैक्स माइनस करेंगे। 2000 का 50% कितना होता है? आधा, 1000 रुपए, ये माइनस कर दिया। तो हमारी वैल्यू बच गई अब ₹1000, यानी 1000 इनकम हुई आफ्टर डेप्रिसिएशन और टैक्स के, यानी टैक्स घटाने के बाद, डेप्रिसिएशन घटाने के बाद, टैक्स घटाने के बाद 1000 रुपए हमारी बचत हुई। ईयर 2 पे आते हैं। ईयर 2 में देखें आप, 12,000 की इनकम हुई थी, लेकिन डेप्रिसिएशन 8,000 रुपए लगेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, फिक्स मेथड है ये, तो हर वर्ष एक ही रहेगा। तो ये आ गया आपका 4,000। इसमें से 50%, 4,000 का 50% कितना होता है? 2,000 रुपए। तो अब आपकी इनकम बची 2,000। ईयर 3 पर आते हैं। यहाँ पे 14,000 रुपए की इनकम हुई, लेकिन 8,000 डेप्रिसिएशन लगेगा, तो ये आपके 6,000 रुपए बचे। इसमें से 50% यानी कि 3,000 रुपए का टैक्स कट गया, तो आपके पास रुपए बचे अब 3,000। ईयर 4 पे आते हैं अब हम। चौथे वर्ष में 16,000 की इनकम हुई थी इनकी, उसमें से 8,000 डेप्रिसिएशन के चले गए, तो 8,000 बच गए। इसका 50% टैक्स में जाएगा, यानी कि 4,000 रुपए टैक्स में चले गए। तो टैक्स में घटने के बाद कितना बचा? रुपए बचे आपके 4,000। 8,000 में से 4,000 घटा दिए, 4,000 बच गए। अब हम आ गए ईयर 5 पर। 5 वर्ष तक है ये क्वेश्चन। तो 20,000 इनकम हुई, लेकिन 8,000 टैक्स के घट गए, तो आपके पास बचे 12,000 रुपए। इसका 50% होता है 6,000 रुपए, वो टैक्स के कट गए, तो आपके पास प्रॉफिट बच गया केवल 6,000 रुपए, यानी कि इनकम हो गई आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। तो अगर आप इसका टोटल करेंगे तो ये टोटल प्रॉफिट आ जाएगा आपका ₹16,000। इनको जोड़ लीजिए, 16,000 का प्रॉफिट हुआ। तो हम एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? देखिए, 16,000 जो प्रॉफिट है वो कितने वर्षों का है? 5 वर्षों का। तो 5 से भाग कर दीजिए, तो यह आ जाएगा 3,200। तो 3,200 रुपए का एवरेज प्रॉफिट निकल कर आ गया। ठीक है, ये यहां तक बात क्लियर हो गई। अब हम, और हमें क्या क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमें कितना दे रखा है क्वेश्चन में? इन्वेस्टमेंट है क्वेश्चन में 50,000 रुपए। ये भी चाहिए हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए, लेकिन एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए हमें एवरेज इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। तो हम एवरेज इन्वेस्टमेंट भी निकाल सकते हैं, कई क्वेश्चनों में हमने निकाला है, अब आप समझ गए होंगे। तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ द मशीन प्लस सैलवेज वैल्यू 10,000 रुपए, और उसका आधा कर देते हैं, तो ये 60,000 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 30,000 रुपए हमारा क्या आ गया? एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब हम अपने फॉर्मूले लगा लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे लगा लेते हैं, इसको आप कॉपी कर लीजिए। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला आपको पता ही है। एवरेज इनकम, एवरेज प्रॉफिट हमें कितना हो रहा था? 3,200 रुपए। इन्वेस्टमेंट कितने का है? 50,000 रुपए का, इंटू 100%, आंसर आ जाएगा आपका 6.4%। 6.4% आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ गया। ARR निकालना है, तो फॉर्मूला वही रहता है, 3,200 तो ऊपर रहेंगे, लेकिन यहाँ पे एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाता है। वो अभी हमने कितना निकाला था? 30,000 रुपए, इंटू 100 कर लीजिए, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10.67%। तो आप देख सकते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी निकाल लिया हमने, और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी कैलकुलेट कर लिया। बिल्कुल सिंपल है। कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अब हमने काफ़ी क्वेश्चंस देख लिए हैं, बार बार आप प्रैक्टिस करिएगा, इन क्वेश्चंस को बार बार करें। कोई समस्या आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू।